आप सुन रहे थे मेरे साथ कितनी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है भाग 49। गुस्से में आकर अक्षत ने गलत फैसला ले लिया जिसका सब पर असर पड़ा, लेकिन मीरा वैसे ही खामोश थी और उसकी खामोशी की वजह कोई नहीं समझ पा रहा था। अक्षत वहां से चला गया तो मीरा मंदिर आई और वहां पूजा के लिए थाली उठाई तो दादी माँ से आकर कहा, दादी माँ मंदिर चले। इस वक्त दादी माँ ने थोड़ा हैरानी से कहा, हाँ मन थोड़ा अशांत है, बस इसलिए चलिए ना। मीरा ने कहा। दादी माँ मीरा के साथ मंदिर जाने के लिए तैयार हो गई। रास्ते भर मीरा खामोश रही और अक्षत के बारे में सोचती रही। उसे अक्षत का उदास चेहरा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मीरा और दादी पैदल चलते हुए कुछ ही दूर बने शिव मंदिर पहुंचे। दोनों ने भगवान के दर्शन किए और कुछ देर के लिए वही सीढ़ियों पर बैठ गई। मीरा को उदास देखकर दादी ने कहा, क्या बात है मीरा, आज इतनी उदास क्यों है तू? कुछ नहीं दादी माँ, बस मन थोड़ा अशांत है। मीरा ने उदास आंखों से सामने देखते हुए कहा, मन इसलिए अशांत है क्योंकि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा होगा जिसमें तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है। दादी ने कहा तो मीरा चुपचाप उनकी ओर देखने लगी। दादी माँ ने मीरा की खामोशी को भांपते हुए कहा, बातों को मन में रखने से कई बार हम बहुत कुछ खो देते हैं मीरा। हाँ दादी माँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो कभी सामने नहीं लाई जाती। मीरा फिर दूसरी ओर देखने लगी। पता नहीं किसकी नजर लगी है बच्चों को, कुछ ठीक नहीं हो रहा। अभी अभी अर्जुन की शादी हुई है और अक्षत चाहता है उसकी भी हो। इतनी जल्दी फैसला क्यों ले रहा है ये लड़का? दादी ने कहा। हो सकता है दादी माँ इसके बाद सब ठीक हो जाए। मीरा ने कहा। उसकी नजर मंदिर के ही बगल में बने कैफे के गेट की ओर थी। उसने देखा और उठते हुए कहा, दादी माँ आप यहीं रुकना, हम आते हैं। लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? दादी ने कहा, लेकिन तब तक मीरा वहां से जा चुकी थी। वह छुपते छुपाते कैफे के गेट पर आई और फिर अंदर चली आई। कैफे के कॉर्नर में उसे बैठी मोना दिखी किसी लड़के के साथ। मीरा मेन्यू की आड़ लेकर वही पीछे वाली टेबल के पास आई और देखा मोना ने पर्स से कुछ नोट निकाले और लड़के की ओर बढ़ाकर गुस्से से कहा, ये लो पैसे और आज के बाद मुझे फोन मत करना। लड़के ने पैसे लिए और कहा, जरूरत होगी तो बुलाना तो पड़ेगा ही ना, वैसे भी तुम तो मेरी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। लिसन, मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो और ये बताओ कि आखिर तुम उस क्लिप के बदले में मुझसे चाहते क्या हो? मोना ने खींचते हुए कहा। 20 लाख। आई नो, मामूली सी रकम है तुम्हारे लिए। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, मिल जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद। एक बार मेरी अक्षत से शादी हो जाए उसके बाद तक तुम चुप रहो। मोना ने कहा। होगी मेरी जान, तब तक क्लिप भी तुम्हें नहीं मिलेगी। लड़के ने कहा और उठकर पैसे लेकर चला गया। उसके जाते ही मोना ने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया और कैफे से बाहर निकल गई। मीरा ने कार्ड चेहरे के सामने से हटाया और सोचने लगी, क्लिप, पैसे, आखिर कौन सी क्लिप है जिससे मोना इतना डर रही है? और ये लड़का कौन है जो उसे ब्लैकमेल कर रहा है? कुछ तो है इन दोनों के बीच, लेकिन कैसे पता लगाएं? मीरा सोचती रही और फिर उसे दादी माँ का ख्याल आया जो कि मंदिर में अकेले थी। मीरा वापस लौट आई तो दादी माँ ने कहा, कहाँ चली गई थी मीरा? कुछ नहीं दादी माँ, मुझे लगा मेरी कोई दोस्त है वहां, बस। मीरा ने झूठ कह दिया। तो मिली दोस्त? दादी माँ ने मीरा का हाथ थाम कर सीढ़ियां उतरते हुए कहा, नहीं दादी माँ, ऐसे ही कोई और थी, चलिए घर चलते हैं। कहते हुए मीरा ने पलटकर भगवान की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन कहा, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए भगवान। मीरा और दादी दोनों घर चली आई, लेकिन घर में आते ही उनके साथ एक नई घटना घटी। निधि उससे बात नहीं कर रही थी, ना ही तनु। जीजू और तनु वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। मीरा ने काव्या से बात करने की कोशिश की तो तनु काव्या का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गई। मीरा को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह तनु की नाराजगी समझ रही थी। मीरा गेस्ट रूम में आई जहां जीजू अपना सामान पैक कर रहे थे। मीरा ने उनके पास आकर कहा, आप जा रहे हैं जया जी?
सोमित ने मीरा की ओर देखा और फिर वापस बैग जमाते हुए कहा, यहाँ रुककर करेंगे भी क्या मीरा, वैसे भी सब बिखर चुका है। जो बिखर चुका है उसे समेटने के लिए रुक जाइए। मीरा ने जीजू के सामने बेड पर बैठते हुए निराशा भरे शब्दों में कहा। क्या समेटो मीरा, तुम कुछ सुनना नहीं चाहती, और अक्षत वो अब किसी की सुनेगा नहीं। जिद और गुस्से में आकर उसने जो फैसला किया है उसके लिए उसे जिंदगी भर पछताना होगा, और ये सब मैं यहाँ रहकर नहीं देख सकता, इसलिए मैंने आज ही दिल्ली जाने का फैसला किया है। जीजू ने कहा, मत जाइए प्लीज, जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा। अक्षत जी को इस वक्त किसी के साथ की जरूरत है, ऐसे में आपका उनके पास होना बहुत जरूरी है। इस घर में अगर वह किसी के करीब हैं तो वो आप हैं जीजू। मीरा ने कहा, मुझसे ज्यादा उसे तुम्हारी जरूरत है मीरा। जीजू ने मीरा की आंखों में देखते हुए कहा, ताकि उसकी आंखों में उनका मन झांक सके। लेकिन जीजू की बात सुनकर मीरा दूसरी ओर देखने लगी और कहा, वो इस वक्त हमारी भी नहीं सुनेंगे, उनका गुस्सा जानते हैं हम। जब इतना सब जानती हो तो उसके बारे में फिर क्यों कर रही हो ये सब? जीजू ने कहा। मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया और जीजू की तरफ देखती रही। फिर कुछ देर बाद कहा, बस कल शाम तक रुक जाइए, उसके बाद हम आपको नहीं रोकेंगे, प्लीज। मीरा वहां से चली गई। थोड़ी देर और रुकती तो जीजू के सामने उसके सारे जज्बात बह जाते जो अक्षत के लिए उसके मन में थे। जीजाजी ने साइड में बैग किया और सर पकड़कर बेड पर बैठ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या करें जिससे सब ठीक हो जाए। विजय शाम को मोना के मम्मी पापा से मिले, उसके रिश्ते की बात की। उन्होंने खुशी खुशी रिश्ता स्वीकार भी कर लिया, क्योंकि मोना के साथ साथ उन्हें भी अक्षत बहुत पसंद था। सगाई की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मोना ने सुना तो वो खुशी से उछल पड़ी। अगले 24 घंटों में अक्षत हमेशा हमेशा के लिए उसका होने वाला था। वो अपने लिए शॉपिंग करने बाहर निकल गई। उधर मीरा को क्लिप वाला राज जानना था जो सिर्फ मोना ही बता सकती थी। तो मीरा घर आई, लेकिन मोना उसे घर पर नहीं मिली और उसे खाली हाथी वापस लौटना पड़ा। रात के खाने के वक्त सभी मौजूद थी, अक्षत नहीं था। ये देखकर मीरा के गले से खाना बहुत मुश्किल से नीचे उतरा। दादू दादी विजय खाना खाकर चले गए। डाइनिंग पर निधि, तनु, जीजाजी, अर्जुन, नीता और मीरा बैठे थे। मीरा का उदास चेहरा देखकर जीजू ने जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। सब चुपचाप खाना खा रहे थे, जबकि सबके मन में कुछ न कुछ चल रहा था। मीरा ने 2-4 निवाले खाए और उठकर अपनी जूठी प्लेट लेकर किचन की ओर बढ़ गई। उसके जाने के बाद अर्जुन ने धीरे से जीजू से कहा, जीजू, आपने मीरा से बात की? उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है अर्जुन, वो किसी भी हालातों में मौसा जी के फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी। जीजू ने कहा, पागल है ये लड़की सच में, ऐसे तो अक्षत और वो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। अर्जुन ने कहा, अर्जुन, क्यों ना तुम पापा से बात करके देखो, मीरा ने भी तो तुम्हारे लिए उन्हें मनाया था, एक बार आज तुम अपनी दोस्ती का फर्ज अदा कर लो। नीता ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, ये सब तब करूं ना जब मीरा हाँ कहे, मैं पापा से कहूंगा तो भी वो ना कह देगी। अर्जुन ने कहा, सही कह रहे हैं ये, जब तक वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते कुछ नहीं हो सकता। जीजू ने कहा, क्या प्यार में ये सब कॉम्प्लिकेशन जरूरी है? निधि ने हताश होकर कहा, वो प्यार ही क्या जिसमें दिक्कतें ना होनी थी। हर सच्चा प्यार करने वाला ऐसी परेशानियों से जूझता ही है, कभी कम तो कभी थोड़ा ज्यादा। तनु ने अपनी खामोशी तोड़ी। काफी देर सबके बीच डिस्कशन चलता रहा। कुछ देर बाद मीरा खाने की प्लेट लिए किचन से बाहर आई और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। उसे खाना ले जाते देखकर अर्जुन ने बाकी सबसे कहा, देखो अभी भी इसे उसकी परवाह है और वो मोना से शादी करने जा रहा है। ये परवाह ही है अर्जुन जिसने इन दोनों को एक दूसरे से बांधा हुआ है। भगवान इन दोनों के प्रति इतना निर्दयी नहीं हो सकता। मेरा मन कहता है कल सगाई होगी ही नहीं। जीजू ने कहा, काश ना हो, वरना मैं आगे ये सब नहीं देख पाऊंगा। वो वहां रोएगा, ये यहाँ सबके सामने झूठी मुस्कुराहट लिए घूमेगी। नहीं, नहीं देख सकता। प्लीज जीजू, बचा लो इन दोनों के रिश्ते को। अर्जुन ने भावुक होकर कहा, तुम चिंता मत करो, हम सब है ना, मिलकर सब ठीक कर लेंगे। जीजू ने कहा तो सब थोड़ा रिलैक्स हुए और अगले दिन की योजना बनाने लगे। मीरा खाना लेकर ऊपर आई, देखा अक्षत बालकनी के पास खड़ा नीचे देख रहा है। मीरा ने प्लेट टेबल पर रखी और अक्षत के पास चली आई। उसने देखा अक्षत सिगरेट से अपने फेफड़े जला रहा था।
चेहरे पर गुस्सा था लेकिन आंखों में बेबसी थी। आप फिर सिगरेट पी रहे हैं? मीरा ने कहा। अक्षत ने देखा मीरा वहां है तो बिना उसने मीरा की ओर ध्यान दिए सिगरेट का कश लगाते हुए कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इन सब से? मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहे करूं। खाना लेकर आए हैं, खा लीजिए। मीरा ने अक्षत की बाकी बातों को नजरअंदाज करके कहा। नहीं खाना मुझे, और कोई जरूरत नहीं है मेरी परवाह करने की। अक्षत ने गुस्से से मीरा की ओर देखकर कहा, लेकिन मीरा बिल्कुल सहज रही और कहा, खा लीजिए, ठंडा हो जाएगा। कहते हुए जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने उसके दोनों बाजुओं को पकड़कर उसे अपनी ओर करके कहा, क्या समझती हो तुम खुद को? और मेरे सामने ये अच्छा बनकर क्या साबित करना चाहती हो तुम कि तुम बहुत महान हो? मीरा खामोशी से बस अक्षत की आंखों में देखती रही, जिनमें नमी साफ नजर आ रही थी। उसे इस तरह देखते पाकर अक्षत और बेचैन हो गया और कहा, ऐसे मत देखो मीरा, मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हारी नजरों से। इतनी तकलीफ कि तुमसे नफरत करने का दिल कर रहा है, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। पर तुम्हें मेरे दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारे सीने में दिल है ही नहीं, और अगर है भी तो वो पत्थर बन चुका है। कुछ महसूस नहीं करती ना तुम, और शायद करना भी नहीं चाहती। तो फिर ये सब क्यों? रहने दो मुझे अकेला, होने दो मुझे तकलीफ, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अक्षत की बातें मीरा का दिल चीरते जा रही थी। इस वक्त उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, अक्षत जी, हमारा हाथ छोड़िए, हमें दर्द हो रहा है। अक्षत ने उसकी बाहों को और मजबूती से पकड़ा और अपने करीब लाकर गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और जो दर्द मुझे हो रहा है उसका क्या? तुमने थप्पड़ मारा उसका दुख नहीं है मीरा, पर प्यार नहीं करती, ये क्यों कहा? मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। तकलीफ से उसके हाथ कांप रहे थे। अक्षत ने उसे छोड़ दिया और मुंह फेर कर कहने लगा, जाओ यहां से प्लीज। मीरा ने आंखों के किनारे से अपने आंसू पोंछे और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह नाश्ते के बाद मीरा वापस अपने कमरे में चली आई। नीचे रागिनी आई हुई थी, निधि और मीरा की कॉलेज वाली दोस्त। उसने नया वीडियो कैमरा खरीदा था और वह निधि को वही दिखा रही थी। रागिनी के आने से निधि का मूड अच्छा हो गया। रागिनी ने अपने कैमरे का वीडियो ऑन किया और निधि से कहा, चल तुझे कैप्चर करती हूं मैं। कहते हुए रागिनी निधि का वीडियो बनाने लगी और निधि के साथ साथ उसने घर का और घर वालों का भी वीडियो बना लिया। अचानक निधि को मीरा का ख्याल आया, जो काफी समय से दिखाई नहीं दे रही थी। उसने निधि से मीरा के बारे में पूछा और कहा, चलो उसे सरप्राइज देते हैं। वो ऊपर है, तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। निधि ने किचन की ओर जाते हुए कहा। रागिनी अपना कैमरा ऑन किए ऊपर चली आई। जैसे ही कमरे में आई, मीरा उसे वहां देखकर खुश हो गई और कहा, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मिलने आती नहीं, सोचा मैं ही चली आऊं। निधि ने मीरा को कैमरे से रिकॉर्ड करते हुए कहा, सॉरी, इस बार निधि के साथ हम जरूर आएंगे, आओ बैठो ना। मीरा ने कहा तो रागिनी ने अपना कैमरा पास टेबल पर रख दिया और आकर मीरा के पास बैठ गई। रागिनी और मीरा बातें करने लगी। तभी कमरे में दंदनाते हुए मोना आई और कहा, मुझे मीरा से बात करनी है। हाँ तो कर लो, रागिनी ने कहा। अकेले में बात करनी है, तुम निकलो यहां से, मोना ने बड़ी बदतमीजी से कहा। तो मीरा ने रागिनी से कमरे में से बाहर जाने का इशारा किया। रागिनी उठी और कमरे से बाहर निकल आई। सीढ़ियों में निधि ट्रे लिए मिल गई, जिसमें वो रागिनी, मीरा और अपने लिए सैंडविच लेकर आई थी। रागिनी को उखड़ा हुआ देखकर उसने कहा, क्या हुआ? वो नकचड़ी मोना आई है, तुम लोग इसे झेलते क्यों हो? रागिनी ने उखड़े स्वर में कहा। निधि उसे लेकर सोफे के पास चली आई, ट्रे टेबल पर रखा और कहा, बस कुछ दिनों में हम सब इसे परमानेंट झेलने वाले हैं। मतलब? रागिनी ने सैंडविच का एक टुकड़ा उठाते हुए कहा। आज शाम अक्षत भाई और मोना की सगाई है, निधि ने बिना किसी भाव के कहा। रागिनी ने सुना तो अवाक रह गई और कहा, तेरा भाई पागल हो गया है क्या? इस लड़की से सगाई कर रहा है? हाँ, अनफॉर्चुनेटली। तुम सैंडविच खाओ ना, निधि ने कहा। और तेरे घर वाले कुछ नहीं बोल रहे? रागिनी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। पापा ने ही फिक्स की है सगाई, निधि ने कहा। उफ, तेरी फैमिली में बहुत कॉम्प्लिकेशन है यार। ये सब छोड़, छुट्टियां निकल रही है, आगे क्या करना है? कुछ सोचा तुमने? नहीं यार,
पहले ये फैमिली ड्रामे तो खत्म हो, निधि ने कहा और दूसरा सैंडविच उठा लिया। दोनों बातों में लग गई। उधर मोना गुस्से में मीरा को घूरे जा रही थी। रागिनी के जाते ही उसने दरवाजा बंद किया और कहा, तुम खुद को बड़ा होशियार समझती हो। और उसके बाद मोना और मीरा के बीच लंबी बातचीत चली और मोना कमरे से बाहर निकल गई। जीजू ने मोना को अचानक आते और जल्दी में घर से जाते देखा तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। वे अर्जुन के साथ अपना प्लान बनाने लगे। शाम का वक्त। विजय ने अक्षत और मोना की सगाई के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी थी जिसमें कुछ खास लोग ही इनवाइटेड थे। अक्षत की फैमिली थी और मोना के घर के लोग, बस उसके मम्मी पापा और बाकी रिश्तेदार दूसरे शहरों, और मोना से अपने पापा से कहा कि उन्हें शादी के वक्त बुला लेंगे। अक्षत नीचे आया। मीरा ने उसे देखा लेकिन अक्षत ने एक बार भी मीरा की ओर ध्यान नहीं दिया। मीरा फिर भी मुस्कुराती रही। जीजू, अर्जुन, नीता, तनु, निधि सभी वहां मौजूद थी। जीजू ने कुछ प्लान बनाया था जिसमें अर्जुन, नीता और तनु भी शामिल थे। जीजू मोना के पास आए और उसे 2 मिनट अपने साथ आने को कहा। मोना जीजू के साथ चली आई तो उसके पीछे पीछे अर्जुन, नीता और तनु भी चले आए। जीजू मोना को लेकर पास वाले कमरे में आए और बाकी सब आ गए तो जीजू ने मोना से कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ मोना। अक्षत को तुमने जिस जाल में फंसाया है उसका सबूत हम लोगों के हाथ लग चुका है। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो इस सगाई से इनकार कर दो या फिर मैं सबके सामने तुम्हारा सच ला दूंगा, वो भी इस क्लिप के सहारे। जीजू ने जेब से एक USB डिवाइस निकालते हुए कहा। जीजू के हाथ में डिवाइस देखते ही मोना के चेहरे के डर के भाव आ गए। उसने जीजू से ड्राइव लेने की कोशिश की लेकिन जीजू ने हाथ साइड में करके कहा, ओह कम ऑन मोना, बच्चों वाली हरकत ना करो। ये क्लिप आपको कहां से मिला? मोना ने गुस्से से भरकर कहा, तुम्हारे उसी सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड से। ज्यादा महंगी नहीं, बस 20,000 में मिल गई। नीता ने आगे आकर कहा, ब्लडी बास्टर्ड, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, प्लीज ये मुझे दो। मोना ने बेचारी बनते हुए कहा, अपने बनाए जाल में तुम खुद ही फंस गई मोना। सुबह जब तुम गुस्से में यहाँ से निकली थी तभी मैं समझ गया कि तुम जरूर कुछ ना कुछ प्लान करोगी। मैंने और अर्जुन ने तुम्हारा पीछा किया। जब तुम उस लड़के से क्लिप सेफ रखने के लिए बोल रही थी तभी मैं समझ गया कि तुम नहीं, वो लड़का ज्यादा काम आएगा हम लोग तुम्हें छोड़कर उस लड़के के पीछे गए। उसे पैसे का लालच दिया और उसने कुछ पैसों में ये क्लिप हमें दे दी जिसमें अक्षत के इनोसेंट होने का सबूत है। जीजू ने बताया, प्लीज नो, ऐसा मत करना। अक्षत के सामने ये क्लिप मत लाना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। स्टूपिड यू ऑल, तुम सबको क्या लगता है मैं तुम सबके सामने रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी? मोना नाम है मेरा और मोना ने कभी हारना नहीं सीखा। मोना के बदले व्यवहार से सब हैरान हो गए। मोना सोफे पर आकर बैठी और कहा, जरा वो क्लिप टीवी में लगाना तो, मैं भी तो देखूं कौन सा तीर मारा है तुम सबने। मोना की बदतमीजी से जीजू को गुस्सा आया लेकिन उन्होंने खुद को शांत रखा और डिवाइस को टीवी से कनेक्ट करके ऑन किया। मोना बेफिक्र थी, जैसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। टीवी पर डिवाइस ओपन हुई। जीजू ने उसे प्ले किया तो उसमें किसी हिंदी मूवी का डायलॉग था जिसे सुनकर सब हैरान थे। जीजू से रिमोट अर्जुन ने लिया और क्लिप को आगे पीछे करके देखा लेकिन कुछ नहीं था। अब हैरान रहने और डरने की बारी बाकी सबकी थी। मोना ने सबका मुंह देखा तो हंसते हुए कहा, तुम सब लोगों ने क्या सोचा कि मैं इतनी आसानी से तुम सबकी चंगुल में फंस जाऊंगी? जो गेम तुम लोग खेल रहे हो उस गेम की क्वीन हूं मैं। 20,000 भी गए और क्लिप भी नहीं मिली। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? सो सैड। मोना तुम्हें तो मैं। नीता उसकी ओर बढ़ी लेकिन अर्जुन ने उसे रोक लिया क्योंकि वह जानता था कि मोना का वे लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जीजू अब भी हैरानी से क्लिप बदली कैसे ये सोच रहे थे। मोना उनके पास आई और कहा, तुम सिर्फ शक्ल से बेवकूफ नहीं हो बल्कि अकल से भी बेवकूफ हो। जब तुम और अर्जुन मेरा पीछा कर रहे थे तब मुझे अपनी गाड़ी के मिरर में दिख गया था लेकिन मैंने तुम्हें गलतफहमी में रखा और जानबूझकर उस लड़के के पास आई, उससे झगड़ा किया और डिवाइस वाली बात की ताकि तुम लोग मेरा पीछा छोड़कर उसे टारगेट करो और वो डिवाइस हासिल कर लो। तुम लोगों ने जो खरीदी वो असली थी लेकिन शाम को जब तुम कपड़े चेंज करने गए थे तब मैंने असली वाली निकाली और नकली डिवाइस उसकी जगह रख दी ताकि तुम लोगों को शक ना हो। वो मेरा प्लान था तुम सबको बिजी रखने का ताकि तुम उस डिवाइस के भरोसे बैठे रहो। और देखो, मुझे असली डिवाइस भी मिल गई और उस लड़के से पीछा भी छूट गया। इसे कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग।
सभी मोना की बातें सुनकर हैरान थी। वो इतनी दिमाग वाली निकलेगी किसी ने सोचा नहीं था। मोना सबकी बोलती बंद कर वहां से चली गई। अर्जुन जीजू के पास आए और कहा, ये मोना तो हम सबकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक निकली जीजू। हाँ साली साहब, लेकिन अगर ये अक्षत की जिंदगी में आई तो अक्षत की जिंदगी खराब हो जाएगी, जीजू ने परवाह जताते हुए कहा। कुछ देर वहां रुकने के बाद सभी बाहर निकल गए। उन्होंने देखा अक्षत और मोना रिंग सेरेमनी के लिए खड़े थे। ये सब देखकर जीजू कभी खुद को तो कभी अपनी बेवकूफी को कोस रहे थे। मोना के पापा ने मोना को सगाई की रिंग पहनाने को कहा। तभी अचानक से सभी लाइट्स बंद हो गई और एक फोकस सामने गया जहां मीरा माइक लिए खड़ी थी। सबकी नजरें उसकी ओर चली गई। मीरा ने कहना शुरू किया, जैसे कि आज अक्षत जी और मोना जी की सगाई है और ऐसे खास मौके पर मैं इन दोनों को और आप सबको एक तोहफा देना चाहती हूँ, कुछ यादें जो तस्वीरों के रूप में है। कहते हुए मीरा ने अपने पीछे लगे पर्दे को हटा दिया। एक बड़ी स्क्रीन नजर आई। अंधेरा अब भी वैसे ही था। मीरा ने ऑन किया और खुद भी थोड़ा साइड हो गई। अक्षत की एक एक तस्वीरें आने लगी। दादू के साथ पैक बनाते हुए की एक तस्वीर, दादी की पूजा की थाली से लड्डू उठाते हुए की एक तस्वीर, विजय के साथ उनके स्कूटर पर, राधा के साथ एक तस्वीर जिसमें राधा उसके बालों में तेल लगा रही है। ये देखते हुए अक्षत की आंखों में नमी थी। कितना खुश था वो उस वक्त। उसके बाद अर्जुन के साथ कुछ तस्वीरें, निधि के साथ एक तस्वीर जिसमें वो निधि के बाल खींच रहा है। सभी उन तस्वीरों को देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। मीरा मोना के बगल में खड़े अक्षत को ही देखे जा रही थी। अक्षत की नजर जब उस पर पड़ी तो उसके दिल में एक तीस उठी और उसने चेहरा घुमा लिया। अगले ही पल स्क्रीन पर एक वीडियो चला जिसमें मोना की आवाज अक्षत के कानों में पड़ी। उसने स्क्रीन की ओर देखा। वो मीरा के रूम का वीडियो था जिसमें मोना भी थी। अक्षत के साथ साथ बाकी सब हैरानी से सुनने लगे। तुम खुद को बड़ा होशियार समझती हो, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे घर जाओगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अक्षत से मेरी शादी होकर रहेगी और उसके बाद धक्के मारकर मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगी और उस अक्षत को भी उसकी औकात दिखाकर रहूंगी। लेकिन आप तो उनसे प्यार करती है ना? कौन सा प्यार? मैं उससे कोई प्यार नहीं करती, बदला ले रही हूँ उससे। कॉलेज में उसने सबके सामने मुझे रिजेक्ट किया था। वो दिन मैं भूल नहीं सकती। जैसे उसने मुझे नीचा दिखाया वैसे ही मैं उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर रख दूंगी और उसे नीचा दिखाऊंगी। लेकिन अक्षत जी आपसे प्यार करते हैं। उस रात होटल के कमरे में वो आपके साथ थे। वो सब तो मेरा प्लान था। मैंने ही उसके जूस में नशे की दवा मिलवाई थी। उसे रूम तक छोड़ने आई और फिर उसके साथ ऐसे फोटो क्लिक करवाए जिससे उसको लगे कि उसने मेरे साथ रिश्ता बनाया है और वो अपने होश में नहीं था। और देखो, मेरा प्लान सक्सेस हो भी गया। आज शाम वो मेरा हो जाएगा। पर आपने उनके साथ ये क्यों किया? इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ। मोना बेड पर बैठ जाती है और कहती है, सॉरी स्वीटहार्ट, मोना का एक रूल है, जो पसंद है उसे हासिल कर लो और अगर ना मिले तो उसे बर्बाद कर दो। मीरा अब खामोश हो जाती है तो मोना उठती है और कमरे में घूमते हुए कहने लगती है, मुझे अक्षत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उसकी लाखों की जायदाद में है, इसलिए मैं उससे शादी करने जा रही हूँ। वो खुशी खुशी इस बात के लिए तैयार नहीं होता, इसलिए मुझे वो फोटोग्राफ्स उसके बाप को भेजने पड़े। हैंसी, उसके बेवकूफ बाप ने उससे ज्यादा उन तस्वीरों पर भरोसा किया। तुम्हें पता है तुम्हें मैं ये सब क्यों बता रही हूँ? क्योंकि तुम उस अक्षत की फेवरेट हो और मुझे देखना था कि सच जानकर तुम्हें कितनी तकलीफ होती है। तुम लोग चाह कर भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। बिकॉज आई एम अ बैड क्वीन स्वीटहार्ट। नफरत करती हूँ मैं उस अक्षत से, उसके परिवार से, स्पेशली तुमसे। अब देखती जाओ कैसे ये मोना तुम्हारी अक्षत की जिंदगी में भूचाल लाती है। द गेम इज ऑन माई डार्लिंग। क्लिप बंद हो जाती है और उसके साथ ही हॉल की सभी लाइटें जल उठती है। मोना का असली चेहरा सबके सामने था। वह अक्षत के बगल में खड़ी कांप रही थी। उसने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए आगे आकर कहा, ये सब झूठ है। इस मीरा ने मुझे फंसाने के लिए किसी से मेरी आवाज की डबिंग करवाई है। एक छन्नाटेदार थप्पड़ मोना के गाल पर आकर लगा, जो कि उसके खुद के पापा ने मारा था। मोना हक्की बक्की से अपनी माँ के पास आई और कहा, मम्मा, डैड ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे। मोना की माँ ने मोना को हिराकत भरी नजरों से देखा और कहा, काश तुझे ये थप्पड़ बहुत पहले मारा होता तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ता।
क्या बात है, क्या बात है। आप सबके चेहरों पे बहुत सारी स्माइल है क्योंकि मोना का सच सामने आ चुका है और इससे ज़्यादा खुशी की बात आप लोगों के लिए क्या हो सकती है। पर अगर इस कहानी से आपको प्यार है, लगाव है और इसे आगे सुनना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। अब तक के लिए बाय बाय।